स्टूडेंट्स, आई एम योर व्हाइट कॉलर मेंटर डॉक्टर कवेशा पाटीदार और आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, मालूम है दिखाई दे रहा है तुम लोगों को लिखा हुआ, बट स्टिल मैं बता देती हूँ आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज क्या होती हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। क्यों भाई, वाई इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों कहते हैं इसे? इम्यूनोग्लोबुलिन कुछ और कह देते हैं, अल्फा बीटा गामा रश्मि फश्मि कुछ भी बोल देते हैं। वाई इम्यूनोग्लोबुलिन? क्योंकि ये कौन से प्रोटीन से बनी है बच्चों? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी है। और इम्यूनो क्यों कह दिया? क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स में यूज की जाती है, इसीलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन भी है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि क्या? प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट फ्री। अगर प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है तो ऐसे प्रोटीन्स को उन्होंने क्या कह दिया? ग्लाइकोप्रोटीन। इसीलिए कहा गया है कि एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? दे आर बेसिकली वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि भाई ये बनाए कब जाते हैं? ऐसे होता है क्या, अरे भाई बहुत बोर हो गए, जीवन में कुछ करने को नहीं है, चलो बना ले। नहीं बच्चों, कब बनाए जाते हैं ये? जब आपके बॉडी में एंटीजन आता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, तब इनका प्रोडक्शन किया जाता है। सो एंटीबॉडीज क्या हुए? इट इज बेसिकली अ ग्लाइकोप्रोटीन वाई शेप which is made in response to an antigen and can recognize it and bind to the antigen that caused its production. मतलब क्या? एंटीजन के प्रेजेंस में बने हैं, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एंटीजन को उससे बाइंड करेंगे और फिर अपने सखियों को क्या बोलेंगे? चलो चलो बनाओ और बनाओ एंटीबॉडीज। बॉडी के अंदर एंटीजन घुसा है, इस तरीके की जो क्रियाएं कर रहा है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज वाई शेप, एंटीजन के आने पे इनका प्रोडक्शन होता है। अब दूसरा प्रश्न कि भैया इनको बनाता कौन है? कोई भी बना देगा क्या? नहीं बच्चों, इनका प्रोडक्शन कौन करता है? प्लाज्मा सेल्स करते हैं। कौन करते हैं? प्लाज्मा सेल्स करते हैं। ये कहाँ से आए मैडम? जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि बी सेल्स एक्टिवेट होकर के प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं और प्लाज्मा सेल्स बच्चों फिर किसका प्रोडक्शन करते हैं? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, they are the crucial component of adaptive immune response। इसका मतलब क्या है? एक मैंने लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट और एडेप्टिव। तो जब मैंने आपको ये समझाया था कि बाबा घर है, घर आपका क्या है? आपका बॉडी है, उसमें अगर मान लो जब आप घर का निर्माण करते हो तो दरवाजा बनाते हो, तो दरवाजा इज द इनेट इम्यूनिटी। जब से घर बना है तब से दरवाजा है। लेकिन मान लो घर में रोज रोज गुंडे आ रहे हैं, आपने देखा बाबा रोज गुंडे आते हैं, तो मैंने बाद में सोचा कि बाबा अपने को चौकीदार बैठाना है, तो चौकीदार बैठाना इज द एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात सोची किसने? ये सोची किसने? एंटीबॉडीज ने। किसने सोची बच्चों? एंटीबॉडीज ने। इसलिए कहा जाता है एंटीबॉडीज are the crucial component of the adaptive immune responses। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो बच्चों ये सीरम में होती है, टिश्यू फ्लूइड में होती है, म्यूकस के सरफेसेस पे होती है और बी सेल के सरफेस पे भी अटैच्ड होती है। सो एंटीबॉडी के बारे में क्या क्या समझा? ग्लाइकोप्रोटीन वाई शेप, एंटीजन के आने पे ये काम करना स्टार्ट करती है, प्लाज्मा सेल्स इन्हें बनाते हैं। ये एकदम क्रूशियल कंपोनेंट है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सीरम में, टिश्यू फ्लूइड में, म्यूकोसल सरफेसेस में और बी सेल के सरफेस में ये अटैच होती है। अब बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। भाई ये दिखने में कैसी होती है? जबरदस्त होती है। कैसी होती है बच्चों ये दिखने में? वाई शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। और इसमें बच्चों दो तरीके की डंडियां होती हैं। ठीक है, दो भारी डंडी होती है, आपको दिखाई दे रही है लाल लाल, तो दो भारी डंडियां होती है, इसे हम कहते हैं टू हैवी चेन। कितनी हैवी चेन्स होती है बच्चों? दो हैवी चेन होती है, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो इसलिए मैंने कहा दो हैवी चेन।
और दो हल्की डंडियां होती है। ये हल्की डंडिया को हम क्या कहते हैं कि बाबा कितनी लाइट चेन है, दो लाइट चेन है। सो एंटीबॉडी में बेसिकली दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है। अब मैडम बात तो समझ में, ये हल्की है और भारी है, भाई कितनी हल्की कितनी भारी, 10 किलो 50 किलो 100 किलो कितनी भारी होती है, और हल्की तो कितनी हल्की होती है। सो बच्चों, एक लाइट चेन का वेट कितना होता है, 25 किलो डेल्टन। ठीक है, एक लाइट चेन का वेट कितना होता है, 25 किलो डेल्टन। और एक हैवी चेन का वेट कितना होता है बच्चों, 50 किलो डेल्टन। आई बात समझ में? तो एक हैवी चेन का 50, दूसरी का भी कितना होगा बच्चों, 50, तो ये कितना हो गया 100 किलो डेल्टन। और एक लाइट चेन का कितना है 25, दूसरे के का भी कितना होगा 25, तो ये कुल मिलाकर के कितना हो गया, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वो कितना भारी होता है, लगभग 150 किलो डेल्टन होता है। तो इतनी बात समझ में आई, दो लाइट दो हैवी। लाइट चेन कितनी हल्की होगी बेटा, एक लाइट चेन का वेट होगा 25 किलो डेल्टन, एक हैवी चेन का वेट होगा 50 किलो डेल्टन। ठीक है, अब बच्चों लाइट चेन ना जनरली दो तरीके की हो सकती है, या तो बेटा लैम्डा या फिर कापा। ठीक है, बचपन में ही इन्होंने गाना सुना था, साथ ही साथ निभाना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, अगर लाइट चेन कापा टाइप की होगी तो दोनों ही लाइट चेन कापा होगी, दोनों साथ में रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ निभाना, अगर एक कापा है तो दूसरी भी कापा होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लैम्डा और एक कापा टाइप की हो, नहीं, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में लाइट चेन एक ही तरीके की होगी, वेदर इट इज लैम्डा और कापा। पर ऐसा देखा गया है ज्यादा फ्रीक्वेंटली कौन से टाइप की पाई जाती है, कापा टाइप की पाई जाती है। ठीक है, के से कविशा मैडम, के से कापा, ध्यान रखना, जनरली कौन सी पाई जाती है, कापा टाइप की चेन पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब अगर आप हैवी चेन की बात करें तो हैवी चेन में कौन कौन से टाइप अवेलेबल है, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। इन्होंने भी बच्चों गाना सुना है, साथ ही साथ निभाना। अगर गामा टाइप की होंगी तो दोनों ही बच्चों गामा होगी, अगर एप्सिलॉन होगी तो दोनों ही एप्सिलॉन होगी। ठीक है, अगर गामा होगी तो दोनों ही गामा होगी। और ऐसी एंटीबॉडी जिसमें दोनों गामा चेन है तो ऐसी एंटीबॉडी को हम कहते हैं IgG। जी से गामा, कौन सी टाइप हो गया, IgG। अगर अल्फा टाइप की है तो वो कौन सी कहलाएगी, IgA। अगर म्यू टाइप की है तो वो कौन सी कहलाएगी बच्चों, IgM। डेल्टा टाइप की होगी तो कौन सी कहलाएगी, IgD। और एप्सिलॉन टाइप की होगी तो बच्चों कहलाएगी IgE। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो भी टाइप की होगी दोनों एक जैसी होगी। इज दैट क्लियर? तो अभी तक की कहानी समझ में आई? चलो ठीक है मैडम, मान लिया कि 25 किलो डेल्टन है, हैवी चेन का वेट कुछ और है, डन। अब हल्का और भारी का तो अंदाजा हो गया। अब भाई ये लंबी कितनी होती है, लाइट चेन कितनी लंबी होती है, माना हमने 25 किलो डेल्टन है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितनी लंबी होती है। तो जैसा कि मैंने बच्चों बताया आपको, ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ क्या, अमीनो एसिड्स। तो बच्चों लाइट चेन में क्या होगा, एक अमीनो टर्मिनल होगा और पीछे को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी टर्मिनल। ठीक है, और लाइट चेन लगभग कितनी लंबी होगी, तो 220 अमीनो एसिड लंबी होती है लाइट चेन। ठीक है, अब 220 अमीनो एसिड्स में से टॉप के जो 110 अमीनो एसिड है वो बच्चों वेरिएबल रीजन बनाते हैं। कैसा रीजन बनाते हैं, वेरिएबल रीजन बनाते हैं। और जो पीछे का हिस्सा है दैट रीजन इज कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। क्या बोला मैंने बच्चों, जो लाइट चेन है वो लगभग कितनी लंबी होगी, उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, 220 अमीनो एसिड्स होंगे। आउट ऑफ 220 अमीनो एसिड्स
जो एन टर्मिनल से कितने टॉप के 110 अमीनो एसिड्स है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेरिएबल रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। और पीछे के कौन से होते हैं बच्चों, कांस्टेंट रीजन होते हैं। अब क्यों बनाया ये वेरिएबल कांस्टेंट, और वेरिएबल कांस्टेंट मतलब क्या, एक जैसा क्यों नहीं बना देते, पचर पचर करते रहते हैं, ऐसा इसलिए है। पहली चीज तो ये समझो, वेरिएबल रीजन का मतलब क्या बच्चों, वेरिएबल रीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 110 अमीनो एसिड है, यहाँ पे हमेशा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट। हर एक एंटीबॉडी में यहाँ पे अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा अलग अलग होगा। ऐसा क्यों मैडम, एक जैसा क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों समझो, मान लो तुमको चींटी को मारना है, मान लो तुमको इंसान को मारना है, और मान लो तुमको कॉकरोच को मारना है। अगर मुझे इंसान को मारना है तो क्या मैं चप्पल से उसका खून कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कॉकरोच को तो मैं बराबर चप्पल से मार सकती हूँ, इजंट इट। अगर मुझे इंसान को मारना है तो मैं चाकू का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन क्या मैं चाकू से चींटियां मारते बैठ सकती हूँ, ये रही चींटी, ये रही चींटी, ऐसा कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती हूँ। मतलब अलग अलग फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग औजार चाहिए। चींटी के लिए अलग औजार लगेगा, लक्ष्मण रेखा लाओ। इंसान एंटीजन है तो उसके लिए चाकू लाओ। कॉकरोच एंटीजन है तो उसके लिए तुमको क्या लाना पड़ेगा, चप्पल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तीनों औजारों का स्ट्रक्चर एक जैसा है क्या, चाकू, चप्पल और लक्ष्मण रेखा एक जैसे दिखाई देते हैं क्या, नहीं दिखाई देते। इससे क्या समझ में आया, अगर मुझे चींटी को मारना है तो मुझे वेरिएबल रीजन में ऐसे सीक्वेंस अमीनो एसिड के रखने पड़ेंगे, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर बने। अगर मुझे इंसान को मारना है तो मुझे अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदलना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर बदल सके। अगर मुझे कॉकरोच मारने हैं तो मुझे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा ताकि कॉकरोच मर सके। सो व्हाई इट इज वेरिएबल, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, एंटीजन बाइंड करते हैं वेरिएबल रीजन से, तो अलग अलग एंटीजन अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर माने कि अलग अलग सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो आई बात समझ में। लाइट चेन में क्या रीजन होंगे बेटा, दो तरीके के रीजन है, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल यानी कितना रीजन होगा, टॉप 110 अमीनो एसिड जो एन टर्मिनल से स्टार्ट होते हैं वो वेरिएबल रीजन बनाएंगे। वेरिएबल का मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इसी हिस्से से क्या होता है बच्चों, एंटीजन से बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन बाइंडिंग एरिया हर एक एंटीबॉडीज में अलग अलग होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। इन दी सेम वे बच्चों, हैवी चेन में भी, हैवी चेन कितनी बड़ी होती है बच्चों, हैवी चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 440 अमीनो एसिड्स होते हैं। आउट ऑफ 440 अमीनो एसिड एन टर्मिनल से कितने, 110 अमीनो एसिड क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, वेरिएबल रीजन का निर्माण करते हैं। बचे हुए क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट रीजन होते हैं। ठीक है, सो लाइट चेन में भी क्या होगा, वेरिएबल रीजन, और हेवी चेन में भी क्या होगा बच्चों, वेरिएबल रीजन। सो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन और हेवी चेन का वेरिएबल रीजन मिलकर के क्या बनाता है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। ये लाल लाल अंडे जो बनाए हैं दैट इज दी फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। इसका मतलब क्या है बच्चों, इस हिस्से से एंटीबॉडीज जाकर के एंटीजन से बाइंड करती है। सो वेरिएबल रीजन को हम फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग भी बोलते हैं, या फिर बच्चों पैराटोप भी कहा जाता है। क्या क्या बोला जाता है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग या फिर पैराटोप बोलते हैं। और ये पैराटोप से ही एंटीबॉडीज एंटीजन से जाकर के अटैच्ड होती हैं। फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग किस किस से मिलके बना है, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। ठीक है, अब देखो लाइट चेन में तो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट हो गया, डन। लेकिन जो हेवी चेन होती है
उसमें एक वेरिएबल रीजन तो होता है बच्चों, लेकिन कांस्टेंट रीजन कितने होते हैं यहाँ पे? या तो 3 तरीके के हो सकते हैं या फिर कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? कुछ एंटीबॉडीज में 3 तरीके के कांस्टेंट रीजन होते हैं, CH1, CH2, CH3, और कुछ एंटीबॉडीज में कितने होते हैं? CH1, CH2, CH3 एंड CH4। अब याद कैसे रखोगे मैडम कौन से एंटीबॉडी में क्या है? तो कैसे याद रखोगे? मी में कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं, CH1, CH2, CH3, CH4। बाकी जो भी एंटीबॉडीज है, IgA, IgD, IgG, इन तीनों में कितने होते हैं बच्चों? ये तीनों में 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। डन। अब एक बात और नहीं लगती यार मैडम, ठीक है हेवी चेन समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर वेट समझ में आ गया, उसकी लंबाई समझ में आ गई, वेरिएबल कांस्टेंट रीजन समझ में आ गया। अब कहने को तो ऐसा लग रहा है कि 4 चेन है। अब यार मैडम ये घूमने नहीं निकल जाती होगी, एक इस दिशा में एक उस दिशा में, सब अपने अपने दिशा में इधर उधर घूमने चले गए? नहीं बच्चों, ये घूमने नहीं जाती है, इनको काम करने के लिए पकड़ के रखना पड़ता है ना। तो पकड़ के रखने के लिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे? डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। कौन से लिंकेजेस होते हैं? डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। और 2 तरीके के डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। एक होते हैं बेटा इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस। इंटर यानी कि क्या? बचपन में सुना होगा, आज हमारा इंटर स्कूल कंपटीशन है, यानी कि एक स्कूल का दूसरे स्कूल से, यानी कि इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस यानी कि एक चेन का दूसरे चेन से। तो ये बच्चों हैवी चेन, ये बच्चों लाइट चेन। तो आपस में ये घूमने नहीं जाएंगे, इनको किन्होंने पकड़ के रखा है? इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस। ये देखो ये है, तो इसकी वजह से ये वाई शेप स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, चेनें घूमने नहीं जाती है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होते हैं। ये देखो ये जो है ना एक चेन का आपस में, दैट इज द इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेजेस। तो लाइट चेन में भी इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं और हेवी चेन में भी होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब इसके अलावा बच्चों जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है, हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन होता है, वो एक रीजन का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं हिंज रीजन, या फिर आप कह सकते हो हिंज रीजन को एंटीबॉडी की गर्दन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं उसे हम? एंटीबॉडी की गर्दन। अब जैसे हमारी गर्दन बढ़िया फ्लेक्सिबल होती है ना, हर दिशा में बढ़िया मूव करती है ना, वैसे ही क्या होता है एंटीबॉडी को भी कैसे हर जगह ऐसे घुस के बाइंड करना है, इधर बाइंड करना है, उधर बाइंड करना है, तो उनको भी थोड़ी क्या चाहिए बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये हिंज रीजन में बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम कौन करता है? 2 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोलीन एंड सिस्टीन। तो ये 2 अमीनो एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं हिंज रीजन में। क्यों? ताकि ये गर्दन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। किसकी गर्दन? अपनी नहीं, एंटीबॉडी की गर्दन को। और इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों? डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसमें? डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होते हैं। डन है, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये आपका बच्चों एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। हमने क्या क्या देखा? अगर एग्जाम में आ रहा है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? आपको क्या बताना है? 2 तरीके की, सॉरी 2 आपकी क्या है? हैवी चेन और 2 सिमिलर लाइट चेन। ठीक है, लाइट चेन लैम्डा या कापा हो सकती है, पर दोनों साथ में एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकती। इधर कापा होगी बच्चों या फिर इधर लैम्डा होगी। और फ्रीक्वेंटली कौन सी मिलती है बच्चों? कापा वाली मिलती है। ठीक है, और हैवी चेन भी कितनी होती है? हैवी चेन की कौन कौन से? म्यू हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकती है, गामा हो सकती है और अल्फा। इतने तरीके की आपकी क्या हो सकती है? हैवी चेन हो सकती है। ठीक है, अब हैवी चेन भी क्या होगी? जो भी होगी, गामा है तो दोनों गामा होगी, एप्सिलॉन है तो दोनों एप्सिलॉन होगी। डन। इसके बाद हमने क्या देखा है? दोनों चेन में, लाइट और हैवी दोनों में क्या होते हैं बच्चों? अमीनो टर्मिनल होते हैं और कार्बोक्सी टर्मिनल होते हैं।
अमीनो टर्मिनल की तरफ क्या होता है बच्चों, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि यहाँ से क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करती है। इसे हम कैसा रीजन कहते हैं बच्चों, वेरिएबल रीजन कहते हैं, और इस एरिया को पैराटोप भी कहा जाता है। वेरिएबल रीजन माने कि क्या बच्चों, यहाँ का जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो अलग अलग होगा हर एंटीबॉडीज में, ठीक है। और लाइट चेन में भी एक कांस्टेंट रीजन होता है, और जो हैवी चेन होती है उसमें कुछ एंटीबॉडीज में 3 कांस्टेंट रीजन होते हैं और कुछ एंटीबॉडीज में 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं। कौन से एंटीबॉडी में 4 होते हैं बेटा, मी में, यानी कि IgM और IgE में। लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 25 किलो डेल्टन, और जो हैवी चेन होती है वो कितने की होती है बच्चों, 50 किलो डेल्टन के आसपास होती है। लाइट चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 220 अमीनो एसिड्स होते हैं। आउट ऑफ 220 कितने अमीनो एसिड बच्चों वेरिएबल रीजन बनाते हैं, 110 अमीनो एसिड्स, ठीक है। जो आपकी हैवी चेन है उसमें भी कितने अमीनो एसिड बच्चों बनाएंगे वेरिएबल रीजन, 110 अमीनो एसिड। इसके अलावा जो एंटीबॉडी की गर्दन होती है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हिंज रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। हिंज रीजन में गर्दन को फ्लेक्सिबल बढ़िया बनाने के लिए कौन कौन होता है, सिस्टीन और प्रोलीन। और यहाँ पे कैसे लिंकेजेस होते हैं बेटा, इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। और एंटीबॉडीज की जो चेनें हैं वो घूमने ना निकल जाए अलग अलग दिशा में, उसको पकड़ के रखने के लिए इंटर डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं। इसके अलावा चेन में इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई न्यू टॉपिक चाहते हैं आप तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।